हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है बिरकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इकोनॉमिक्स के सेट 4 करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी के टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग ने संघीय सरकार द्वारा इकट्ठा किए कर राजस्व में से एक निश्चित अनुपात का राज्यों तथा केंद्रीय शासित प्रदेशों में हस्तांतरण की सिफारिश की। यह हिस्सा है, तो यह हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन सी 42%। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस समिति ने चुंगी कर की जगह टर्न ओवर टैक्स का सुझाव दिया है? तो चुंगी कर की जगह टर्न ओवर टैक्स का सुझाव किसने दिया है? तो ऑप्शन ए झा अप्रत्यक्ष कर समिति। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। 1 नंबर है मुद्रा का नियंत्रित विस्तार, 2 नंबर मूल्य स्थिरता, 3 नंबर भुगतान संतुलन में सुधार, 4 नंबर असंतुलित विकास। तो भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी 1, 2, 3 हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। क्यों होते हैं? तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाई मांग जाती है। यदि वस्तु की मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए, जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाए, तो मांग की लोच कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, मांग की लोच बराबर होता है चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है चेंज इन क्वांटिटी बटा चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बटा क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटी कितना चेंज हुआ है। तो पहले था 20 इकाई, अब हो गया 25 इकाई। तो कितना चेंज हुआ? 5 हुआ। प्राइस कितना चेंज हुआ? पहले था 5 रुपया, अब हो गया 4 रुपया। कितना का अंतर है? 1 रुपया का। अब पहले का प्राइस कितना है? तो पहले प्राइस है 5 रुपया और पहले की क्वांटिटी कितना है? तो पहले का क्वांटिटी कितना है? 20। अब इसको हम काट देंगे, 5 अंक 5, 5 का 20। अब कितना हो गया? अब यहाँ देखते हैं कितना बचेगा। 5 से 1 में गुना करेंगे 5 और नीचे 4 का 4 होगा। और इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान आएगा 5/4 था। इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान आएगा 1.25। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी 1.25। प्रश्न संख्या 7,
सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनाधिमान वक्र की सहायता से भी उत्पन्न किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम इसको प्रदर्शित किए थे हिक्स ने। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसको प्रस्तुत किए थे हिक्स ने। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, किस द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस रेनी डे संबंधित है? तो रेनी डे किनसे संबंधित है? तो रेनी डे संबंधित है पूर्वोपाय उद्देश्य से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है? तो वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप क्या है? तो प्रचलित माप है गिनी गुणांक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक हैं? तो थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हैं चैम्बरलेन। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित बाजारों में से किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थित नहीं होगा? तो किस बाजार में उपस्थित नहीं होगा? तो यह होगा प्रथम कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार में। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा नियम फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के नियम के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यह नहीं आता है समन्वय का नियम। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान है? किसी कर का अंतिम आरामदायक स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, करापात। प्रश्न संख्या 15, एक अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण की मापन के लिए निम्नलिखित में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, M1/GDP। प्रश्न संख्या 16, भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन से उपाय अपनाता है? भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन से उपाय को अपनाता है? तो कौन सा उपाय अपनाता है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी। कौन कौन? बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपातों को बढ़ाना। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17, कॉब डगलस उत्पादन फलन Q = 1 × L⁴ में अल्फा तथा बीटा नहीं मापते हैं। तो क्या नहीं मापते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, प्रतिस्थापन की लोच। क्या नहीं मापते हैं? प्रतिस्थापन की लोच। प्रश्न संख्या 18, नीचे आरेख में बाजार का संतुलन दर्शाया गया है। यह निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित है? यानी कि जो यह आलेख है किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित है? तो यह आलेख प्रतिपादित है ऑप्शन डी, एल वालरस द्वारा। प्रश्न संख्या 19, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊपर नीचे दिए गए कूट से चुनें।
पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर नीचे दिए गए कोट से चुनें। तो 1 नंबर में है इनकी व्याख्या केवल सहजातियाँ उत्पादन फलन द्वारा की जा सकती है। 2 नंबर में है साधन अनुपात स्थिर रहता है। 3 नंबर में है साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। 4 नंबर में है यह एक दीर्घकालीन घटना है। तो यह यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में क्या है 1 2 4। जो ऑप्शन बी है उसमें है 1 2 तथा 4। तो 1 नंबर में है इनकी व्याख्या केवल सहजातीय उत्पादन फलन द्वारा की जाती है, ये होगा। फिर 2 नंबर में है साधन अनुपात स्थिर रहता है और 4 नंबर में है यह एक दीर्घकालीन घटना है। तो ऑप्शन बी 1 2 तथा 4। प्रश्न संख्या 20। एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाला वक्र को कहा जाता है। तो उस वक्र को क्या कहा जाता है? तो समीक्षा वक्र कहा जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21। यदि श्रम की पूंजी के प्रति प्रतिस्थापन की दर MRTS का मान 2 होता है तो उस बिंदु पर श्रम तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2। क्या होगा? ऑप्शन डी 2। प्रश्न संख्या 22। वस्तु की मांग फलन P = 21 - 3x है। यदि कीमत x बराबर 3 हो तो सीमांत आय का मान होगा। तो सीमांत आय का मान कितना होगा? तो ऑप्शन ए 3 होगा। कितना होगा? 3। प्रश्न संख्या 23। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए मार्शल किनके साथ जाएंगे? तो मार्शल जाएंगे आंशिक संतुलन के साथ। किसके साथ? आंशिक संतुलन के साथ। फिर फिशर जाएंगे समय अधिमान के साथ। सैमुअल जाएंगे व्यापार चक्र के साथ और जेवेंस जाएंगे सीमांत उपयोगिता के साथ, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24। विकास को असंतुलन की एक श्रृंखला के रूप में व्यक्त किया है। तो कौन व्यक्त किया है? ऑप्शन डी A.O. हर्समैन ने। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या की वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो किसमें? 1 नंबर में है गरीबी का दुष्चक्र। 2 नंबर में है संतुलित समृद्धि। 3 नंबर में है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। 4 नंबर में है निम्न आय संतुलन पास। तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4 क्रांतिक न्यूनतम प्रयास और निम्न आय संतुलन पास में। प्रश्न संख्या 26। अन्य बातें समान रहने पर किसी राष्ट्र की मुद्रा में जब अवमूल्यन होता है तो प्रायः आंतरिक या घरेलू मूल्यों में क्या होती है? तो आंतरिक या घरेलू मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन उस देश के व्यापार शेष को उस दशा में सुधार सकता है जब
जब उसके निर्यातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो, उसके निर्यातों में आयात का अंश ऊंचा हो, उसके आयातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो, उसके आयातों में आवश्यक वस्तुओं का अंश अधिक हो। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है, कुछ से मिलाना है, केवल 1 और 3 सही होगा। कौन सही होगा? 1 और 3, ऑप्शन डी। और 1 और 3 में क्या है? तो है उसके निर्यात की मांग की कीमत लोच अधिक हो और उसके आयातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग हैं? तो निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग हैं? तो ऑप्शन 1 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 2 नंबर में है विश्व व्यापार संगठन, 3 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, 4 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका कौन विश्व बैंक के अंग कौन है? तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। प्रश्न संख्या 29, मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को कहा जाता है। मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को क्या कहा जाता है? तो इस संबंध को कहा जाता है फिशर प्रभाव, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, भुगतान संतुलन में अल्पकालीन ह्रास के उपरांत दीर्घकालीन सुधार को व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करता है? तो जेव वक्र प्रभाव व्यक्त करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, विश्व व्यापार संगठन के एक प्रावधान के अनुसार मोस्ट फेवरेट राष्ट्र की परिस्थिति प्रदान की जाएगी। किन्हें प्रदान की जाएगी? सभी सदस्य देशों को प्रदान की जाएगी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो कीमत प्रतियोगिता को, विक्रय लागत को, उत्पाद विभेद को, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी को। प्रश्न संख्या 33, किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 तथा मांग की लोच 2 हो तो सीमांत आय होगी। सीमांत आय क्या होगी? ऑप्शन ए 8 होगी। प्रश्न संख्या 34, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1989 में। प्रश्न संख्या 35, यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? वह अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है। वह अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी। लगान का विभेदकारी सिद्धांत संबंधित है। तो लगान का विभेदकारी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह सिद्धांत संबंधित है रिकॉर्डो से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37, यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के बावजूद वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग की कीमत लोच होगी। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है? 0 होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38, मांग की संकुचन होता है जब, मांग की संकुचन कब होता है? तो जब संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत होती है। सीमांत लागत क्या होती है? कीमत से कम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम उस बिंदु से लागू होना प्रारंभ हो जाता है जहां से कि क्या चीज़?
परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक होता है। विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक क्या होता है? तकनीकी प्रगति। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42 संतुलित विकसित सिद्धांत में अर्थ विकास का प्राथमिक कारण है। संतुलित विकसित सिद्धांत में अर्ध विकास का प्राथमिक कारण है। तो प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण है बाजार का लघु या सीमित आकार। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों में घटा देना चाहिए, यानी कर की दरों को घटा देना चाहिए। ऑप्शन बी। मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को घटा देना चाहिए। प्रश्न संख्या 44 सार्क समूह की सदस्य प्राप्त करने वाला सबसे नया देश कौन सा है? यानी कि सार्क समूह की सदस्यता वाला सबसे नया साथी देश कौन सा है? तो यह है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा को 7 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन होगा बी। प्रश्न संख्या 46 अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। ऑप्शन सी विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। प्रश्न संख्या 47 क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत की आलोचनाओं में से एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह आलोचना क्या है? विभिन्न देशों की क्रय शक्ति की सही तुलना करना कठिन है। ऑप्शन बी। ऑप्शन होगा बी। विभिन्न देशों की क्रय शक्ति की सही तुलना करना कठिन है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है। तो कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन सी विदेशी निवेश भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 49 किसी देश का व्यापार शेष होता है? किसी देश का व्यापार शेष होता है तो क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50 यूरो का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो यूरो का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन डी जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 1999 से। कब प्रचलन प्रारंभ हुआ था यूरो का? 1 जनवरी 1999 से। प्रश्न संख्या 51 शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शिकागो स्कूल के जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है मौद्रिकवादी के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52 यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित न हो सके, यदि सरकार की बजट 31 मार्च तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 53 रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है? रेपो क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य नहीं है?
यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है। बी, इससे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ती है। सी, रेपो क्रियाओं का उद्देश्य साख प्रवाह को नियमित करता है। डी, रेपो क्रियाओं का उद्देश्य वित्तीय निकाय की तरलता को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन ए होगा। यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ऑप्शन ए यह सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 54, बैंक दर में वृद्धि से सामान्यतः क्या होता है? तो बैंक दर में वृद्धि से ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है बैंक दर में वृद्धि से। प्रश्न संख्या 55, देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है। देश का केंद्रीय बैंक ऋण किसको देता है? सभी को देगा? नहीं, यह देता है ऋण वाणिज्यिक बैंकों को। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सबरी संकल्प योजना संबंधित है। तो सबरी संकल्प योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गर्भवती महिला व बच्चों के कुपोषण से बचाने हेतु। गर्भवती महिला व बच्चों के कुपोषण से बचाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने सबरी संकल्प योजना को चालू किया है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57, सौर ऊर्जा नीति 2017 के अंतर्गत निजी सहभागिता से वर्ष 2022 तक कितने मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है? तो यह निर्धारित है 10,700 मेगावाट। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 58, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रूसा योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है? तो किन 2 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है? तो गोंडा एवं बस्ती। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 का आकार है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में बजट का आकार क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 4,28,384.52 करोड़। प्रश्न संख्या 60, बजट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.96%। ऑप्शन बी, 2.96%। तो दोस्तों, सेट 4 का सभी 60 प्रश्न को हम लोग ने देखा। यह आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।